digital platform of Saraswati Group of Colleges. I am Ashutosh Dwivedi. Welcome once again all of you in the BSc Part 1 Differential Calculus first paper. Today we have discussed about the subsequence. Before the subsequence, we have some introduce about the sequence. अनुक्रम क्या होता है जिसका पिछले क्लासेस में आप डिस्कस कर चुके हैं। एक बार फिर मैं मैथमेटिकली डिफाइन करूंगा कि सब सीक्वेंस से पहले सीक्वेंस क्या होता है। जब आप क्या करते हो कि नंबर सिस्टम का ऑर्डर्ड पेयर लेते हो या ऑर्डर्ड सेट लेते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं या अनुक्रम बोलते हैं। अब आपको क्या दिखाना है कि सब सीक्वेंस दिखाना है। तो सब सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई सीक्वेंस an है, अब देखिए जो an है ये फाइनाइट टर्म्स या इनफाइनाइट टर्म्स का हो सकता है। तो हमने सपोज किया इसके जो टर्म्स हैं a1 a2 डॉट डॉट an। अब इस सीक्वेंस के जितने टर्म्स हैं उन टर्म में से आप क्या कर रहे हो कि कुछ क्रमागत इंक्रीजिंग ऑर्डर के टर्म्स हैं, बढ़ते हुए क्रम के टर्म्स हैं, उनको फिर आप सेलेक्ट कर लेते हो। मान लीजिए आपने a2 को a4 को a7 a9 a13 को सेलेक्ट किया। किसको सेलेक्ट किया? a2 को किया, a5 को किया, a7 को किया, a9 को किया। बस इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि जो भी आप टर्म्स सेलेक्ट करेंगे वह टर्म्स क्या होंगे, इंक्रीजिंग पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सब सीक्वेंस बोलेंगे। मैथमेटिकली आप डिफाइन करते हो कि सब सीक्वेंस को कि फॉर एवरी इंक्रीजिंग सीक्वेंस n1 n2 nk ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी किसी सीक्वेंस के बढ़ते हुए क्रम के जो टर्म्स हैं, अगर उन टर्म्स को हम क्या करें, सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद अगर सेट फॉर्म में लिखते हैं तो वह क्या बोला जाता है, सब सीक्वेंस बोला जाता है। यहां से देखिए कि आपने सेलेक्ट किया है an k, ठीक है ना, k इक्वल टू 1 2 3। अब ये जो सिलेक्शन होगा, ये सिलेक्शन कहां से किया गया है, सीक्वेंस an के टर्म में से। It is called the subsequence of the given sequence an. Suppose we have a sequence a1, a2, a3 dot dot an. हमारे पास n टर्म का कोई सीक्वेंस है। अब इसके कुछ सेलेक्टेड इंक्रीजिंग ऑर्डर के टर्म्स को हमने सेलेक्ट किया। जैसे किसको सेलेक्ट किया, a1 को सेलेक्ट किया, a5, a9, a13। तो अब इसको हमने एक ऑर्डर तरीके से सेट फॉर्म में लिख दिया। तो ये जो a1, a5, a9, a13 के टर्म्स का जो सब ऑर्डर है, यह क्या बोला जाएगा, सब सीक्वेंस ऑफ द सीक्वेंस an। अब इसको स्टेबलाइज करना चाहे कि कैसे, या अब उसी तरह देखिए a13, अब उल्टा हो गया, इसमें एक रिलेशन देखेंगे कि a13, a5, a9 इट इज नॉट ए सब सीक्वेंस ऑफ द सीक्वेंस n बिकॉज इट इज नॉट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब कि सब सीक्वेंस होने के लिए क्या जरूरी है कि सीक्वेंस के जो टर्म्स हैं उनको आप बढ़ती हुई क्रम में सेलेक्ट करें। जैसे मान लीजिए सीक्वेंस हमने क्या सेलेक्ट किया, a2 को सेलेक्ट किया, a5 को सेलेक्ट किया, a9 को सेलेक्ट किया। तो अब यह a1 से लेकर के और an तक के जो टर्म्स हैं, ठीक है, इसके सेलेक्टेड बढ़ते हुए क्रम के टर्म्स हैं, यह सब सीक्वेंस बनेंगे। लेकिन अगर इसी ऑर्डर को हम क्या करें, चेंज कर रहे हैं, और हमने क्या ले लिया, पहले a13 को ले लिया, a5 को ले लिया, a3 को ले लिया। अब देखिए कि a13 जो है यह बाद का टर्म है, a5 बाद का टर्म है, a3 जो है पहले का टर्म है। तो अब क्या हुआ कि यह ऑर्डर तरीके से नहीं है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, टर्म्स है इसमें, सीक्वेंस के टर्म्स ही होंगे लेकिन ऑर्डर तरीके से नहीं होंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं होंगे, इसलिए इसको हम सब सीक्वेंस नहीं कह सकते। तो सब सीक्वेंस को बहुत ही आप आसानी भाषा में आसान तरीके से समझना चाहें तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि जब किसी सीक्वेंस के क्या करते हैं, जो हमारे टर्म्स हैं उन टर्म्स को हम बढ़ते हुए क्रम में कुछ सेलेक्टेड टर्म्स को ले लेते हैं, और लेने के बाद अगर उसको हम क्या करते हैं, सेट फॉर्म में लिख दें, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सब सीक्वेंस बोलेंगे। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है an, यही से आप क्लियर भी कर सकते हो, ठीक है ना, जिसमें मान लीजिए 5 टर्म है, a1 है, a2 है, a3 है, a4 है, a5 है, ठीक है ना। ये केवल फाइनाइट नंबर ऑफ का सीक्वेंस है, फाइनाइट टर्म्स है, गिनने योग्य है, गिन सकते हैं, काउंटेबल टर्म्स है। अब अगर इसका सब सीक्वेंस बनाना हो तो मान लीजिए आपने एक एक एलिमेंट को लिया, हमने केवल a1 को लिया, यह a1 सब सीक्वेंस होगा।
केवल A2 को लिया, ये भी सब सीक्वेंस होगा। A3 को लिया, सब सीक्वेंस। A4, ये भी सब सीक्वेंस। A5 सब सीक्वेंस। अब इस तरह दो का ले लीजिए, दो का टर्म अगर बनाते हैं, अगर आपने A1 और A2 को एक साथ ले लिया, सब सीक्वेंस होगा। A2 को A3 के साथ ले लिया, ये भी सब सीक्वेंस होगा। A3 को A4 के साथ ले लिया, सब सीक्वेंस होगा। A4 को A5 के साथ ले लिया, सब सीक्वेंस होगा। तीन का टर्म ले लीजिए, तीन के ऑर्डर में करेंगे तो A1 A2 A3 A2 A3 A4 A3 A4 A5, ये इसके क्या होंगे? सब सीक्वेंस। अब अगर आपने ऑर्डर चेक कर दिया और चेंज किया, अगर A2 और A1 को ले लिया, मतलब बाद में आने वाले टर्म को पहले और पहले आने वाले टर्म को अगर आपने बाद में कर दिया तो यह सब सीक्वेंस नहीं होता है। अब कोई जो टर्म्स है, टर्म्स को लेकर के जो सेट बना रहे हो वह सब सीक्वेंस है कि नहीं, इसके लिए मैथमेटिकली आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि अगर कोई सीक्वेंस किसी यल पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है तो उसका सब सीक्वेंस भी उसी पॉइंट पर क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। देखेंगे कैसे। मान लीजिए मैथमेटिकली आपने डिफाइन किया है, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स delta belong to n such that n is greater or equal to delta, and this implies that mod of an minus l is less than epsilon। यानी आप यहां से बताते हो कि जो सीक्वेंस an है यह यल पॉइंट पर क्या करता है? कन्वर्ज करता है। an कन्वर्जेस एट द पॉइंट यल, यानी इसका यल इसका लिमिट पॉइंट है, कन्वर्ज पॉइंट है। अब आपने सेलेक्ट किया और इससे एक सब सीक्वेंस बनाया ANK, तो ANK भी क्या करेगा? यल पॉइंट पर ही कन्वर्ज करेगा। अब यहां से आप प्रूफ देखेंगे कि आपने लिखा ना कि A1 A5 A9 A13 इज द सब सीक्वेंस ऑफ A1 A2 A3, but A3 13 A5 A9 is not a subsequence of AN because it is not in the order increasing order, यह बढ़ते हुए क्रम में नहीं है। इसको स्टेबलाइज करने के लिए आपको क्या करना है कि अगर AN जो है वह यल पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है तो इसका जो सब सीक्वेंस, इसके जितने भी सब सीक्वेंस AN के होंगे वो भी क्या करेंगे? यल पॉइंट पर ही कन्वर्ज करेंगे। मैथमेटिकली देखेंगे, इफ AN टेंड टू यल, दैट मींस AN converges at the point L, then for every epsilon greater than 0 there exists n0 belong to n such that mod of A minus L is less than epsilon for every n is greater or equal to n0. Here n A n k is the subsequence of the sequence AN. Now we can show that n and 0 is greater or equal to 0, and from here we can say that mod of A n k minus L is less than epsilon। यानी आपको यहाँ से क्या मिला कि अगर सीक्वेंस AN यल पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है तो इसके जितने भी सब सीक्वेंस होंगे वह भी उसी यल पॉइंट पर कन्वर्ज करेंगे। इसका कन्वर्जनली आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि अगर किसी सीक्वेंस का सब सीक्वेंस L पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है तो वह सीक्वेंस ऑटोमेटिकली क्या होता है? उसी पॉइंट पर क्या करता है? कन्वर्ज करता है। तो इसके कन्वर्ज पार्ट को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, लिमिट इंफीरियर एंड लोअर लिमिट, लिमिट सुपीरियर अपर लिमिट। डेफिनेशन क्या है? लेट Li be the set of all subsequential limit of the bounded sequence AN। कोई बाउंडेड सीक्वेंस AN है जिसके जितने भी सब सीक्वेंस हैं उन सब सीक्वेंस का लिमिट फॉर्म क्या लिखा गया है? Li, therefore Li is the bounded set and the infimum of Li, जो आपका बाउंडेड सेट Li है इसका जो इंफीमम होगा या उसको क्या बोलेंगे? लिमिट इंफीरियर और लोअर लिमिट ऑफ द AN एंड डिनोटेड बाय, अब एक सिंपल सा फॉर्म, लिमिट को कैसे लिखते हो? लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट AN इक्वल टू N, ठीक है ना? आप इसी चीज को लिखते हो। अब इसमें अगर लिमिट के नीचे अंडरलाइन कर दिया गया तो यह लोअर लिमिट को डिनोट करेगा। आप ऐसे भी लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट इनफीमम ऑफ AN हुआ लिमिट अंडर बार n टेंड टू इनफाइनाइट AN r बाय लिमिट AN, ये तीनों सिंबल जो हैं यह लोअर लिमिट को डिनोट करते हैं। और इसी तरह से अगर जो Li सेट है सब सीक्वेंशियल फॉर्म, किसी सीक्वेंस के जो सब सीक्वेंस हैं उसका जो सुप्रीमम लिया गया है उस सुप्रीमम को हम क्या बोलते हैं? लिमिट सुप्रीमियम, और इसको अपर बार से डिनोट करते हैं। यह इसके मैथमेटिकल क्या है? डेफिनेशन है। अब आप एक सिंपल सा आइडिया देखिए कि किसी भी सीक्वेंस में लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है, इसके लिए जरूरी हो कि उसका लोअर लिमिट या उसका अपर लिमिट दोनों उसमें क्या करते हो? एग्जिस्ट करते हो। इफ लिमिट AN is less or equal to limit AN, that means lower limit is always less or equal to the limit superior। एग्जांपल देखेंगे, अगर कोई सीक्वेंस है -1 1 -1 1,
तो -1 इसका लोअर लिमिट होगा और +1 इसका अपर लिमिट होगा। इसी तरह कोई सीक्वेंस लिखा है -1 रेज़ टू पावर n 1 + 1/n, इसके पास 1 क्या होगा अपर लिमिट, -1 इसका लोअर लिमिट। एक और एग्जांपल देखें -2 2 -3 2 3/2 -4/3 4/3 हैज लोअर लिमिट -1 एंड द अपर लिमिट 1। ठीक है ना। अब यहां से देखिए आपके लिए दो क्वेश्चन है, an कोई सीक्वेंस है डिनोट किया गया है n/n² + 1, तो आपको दिखाना है कि यह कन्वर्जेंट है। तो कन्वर्जेंट दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह एक और सीक्वेंस हमने दिया है 2n² + 1/2n² - 1, इसको आपको दिखाना है कि 1 पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है, तो आप इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे। अगर इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट इक्वल आ गया तो इसका मतलब कि इसका लोअर और अपर लिमिट 1 के इक्वल आएगा और इसका लिमिट पॉइंट या कन्वर्जेंट पॉइंट क्या होगा 1 होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे each bounded sequence has a convergent subsequence। देखेंगे थ्योरम हमारा क्या है कि जो बाउंडेड सीक्वेंस होता है उसके पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होता है। अभी सब सीक्वेंस को हमने डिफाइन किया कि किसी सीक्वेंस के ऑर्डर टर्म को, इंक्रीजिंग ऑर्डर के ऑर्डर टर्म को अगर आप सेलेक्ट करते हो और उसको सेट फॉर्म में लिखते हो तो वह सब सीक्वेंस बोला जाता है। अब आपका सीक्वेंस अगर बाउंडेड है तो बाउंडेड होने का मतलब उसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो इसके आधार पर आपको दिखाना है कि इसका एक सब सीक्वेंस होगा जो क्या होगा कन्वर्जेंट होगा। मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि an जो है कोई बाउंडेड सीक्वेंस है, लेट an इज एनी बाउंडेड सीक्वेंस if S is finite and S is any non-empty subset of the sequence bounded sequence an, S जो है वो finite है, then there exists at least one point say an dash belong to S which is the form of terminally and term the sequence an। Evidently we can say that the sequence an converges at the point L M N या an dash। अगर यह सीक्वेंस इनफाइनाइट हो तो पिछले क्लास में आपको बेल्जेनो-वेरेस्टर प्रॉपर्टी के आधार पर आप डिफाइन कर चुके हो एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एट लीस्ट वन यूनिक लिमिट पॉइंट। तो बेल्जेनो-वेरेस्टर प्रॉपर्टी या थ्योरम के आधार पर भी हम बता सकते हैं कि जो हमारा यह सेट है इसके पास एक लिमिट पॉइंट होगा और मान लिया गया कि जो सीक्वेंस Bn है इसके पास एक डिस्टिंक्ट पॉइंट S होगा जो कन्वर्ज करेगा और यहां से जो An के सब सीक्वेंस बनाया गया है यह An के क्या होगा आपका Ani या Nj पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि यहां से एक थ्योरम मैंने प्रूव किया कि बाउंडेड सीक्वेंस, जितने भी बाउंडेड सीक्वेंस होते हैं उनके पास एक कन्वर्जेंट क्या होता है सब सीक्वेंस होता है। अगले क्लास में डिस्कस करेंगे हम कि जो बेल्जेनो-वेरेस्टर प्रॉपर्टी है या कॉची सीक्वेंस है, मोनोटोनिक कॉची सीक्वेंस है या कॉची क्राइटेरिया है, उसके आधार पर जो थ्योरम है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस का कॉची सीक्वेंस के साथ रिलेशन क्या है और उसकी कन्वर्जेंसी कैसे चेक करनी है। थैंक यू।